नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का इस प्यारी सी प्रीवियस ईयर की सीरीज़ में स्वागत है, जिसमें कि हम लोग कंप्यूटर सब्जेक्ट को अभी पढ़ रहे हैं। ये सीरीज़ समान रूप से जो भी साथी हमारे लेखपाल मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या जो साथी आगामी लोअर पीसीएस के मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या आप यूपी ट्रिपल एससी की अन्य किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अब यूपी ट्रिपल एससी के नए पैटर्न के अनुसार सारी परीक्षाओं में आपका कंप्यूटर बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट के रूप में हो गया है। तो जिनको भी कंप्यूटर अपना बहुत बेहतरीन तरीके से मजबूत करना है, ठीक है, तो वो ये क्लास फॉलो कर सकते हैं। जो भी साथी फॉलो कर रहे हैं उनका तो बहुत ही प्यार और सपोर्ट मिल रहा है। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कोई सुझाव देना हो या कोई अन्य चीज़ें। और जो साथी फर्स्ट टाइम क्लास पे आए हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरी क्लासेस देखिएगा। अगर आपको अच्छी लगती है क्लास तो फिर सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और अच्छी नहीं लगती है तो फिर आपकी मर्जी, जो भी हो बताइएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास यहीं से। कल की क्लास हमने जो है एंड की थी, हम लोग पढ़ रहे थे नेटवर्क और इंटरनेट। ठीक है, आज भी हम नेटवर्क और इंटरनेट की क्लास पढ़ेंगे। देखिए यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे आए हुए हैं इस चैप्टर से, प्रॉपरली नेटवर्क और इंटरनेट वाले चैप्टर से, तो आज भी चलेंगे। अब बस हमारी ये समझिए कि ये एक क्लास इसके बाद और आएगी इंटरनेट और नेटवर्क की। उसके बाद जो है हमारी क्लास हम नेक्स्ट चैप्टर पर स्विच करेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वैध IPv4 एड्रेस नहीं है। ठीक है, अब ये IPv जो IP एड्रेस, ये V4 कल हम बताए थे ना, V4 क्या है, V6 क्या है। IP का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, V4 का मतलब वर्जन 4, और V6 का जो लास्ट में जुड़ा होता है वो बताता है कि वर्जन 6 है। वर्जन 4 और वर्जन 6 के बारे में कल हमने पूरी कहानी बताई थी कि आपका वर्जन 4 होता है उसमें 32 बिट का एड्रेस होता है, जो वर्जन 6 होता है उसमें 128 का बिट एड्रेस होता है। इसमें जो है कितने, इसमें 4 भाग होते हैं जो कि ऐसे डॉट डॉट के बाद लिखे रहते हैं। ठीक है, और ये जो हर भाग होता है यहाँ पे कितने तक की संख्याएं होती हैं, तो यहाँ से 0 से 255 तक की डिजिट्स लिखी रह सकती हैं। कभी भी 256 से आगे की डिजिट्स नहीं लिखी जाएंगी, यानी कि 255 के बाद यहाँ से 126.192.162. ऐसे ही लिखा जाता है। कब बहुत मैक्सिमम जो एक स्लॉट में नंबर आएगा 255, 255.255. ऐसे हो सकता है 4। ठीक है, लेकिन कभी भी 255 से बड़ा नंबर यहाँ पे नहीं आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार हमने IPv6 में देखा था। IPv6 क्या था कि उसमें 128 बिट का एड्रेस होता था। जैसे ये आपका डेसिमल में लिखा जा रहा है, डेसिमल में लिखने का मतलब 0 से 8 तक के बीच की संख्या लिखी, 0 से 9 तक के बीच की संख्या लिखी जा रही है। वैसे जो इसका वर्जन 6 था उसमें क्या, वो हेक्साडेसिमल में लिखा जाता था, उसमें 0 से 9 और A से F तक के आपके लेटर रहते थे। ठीक है, इन चीज़ों की चर्चा हम कल की क्लास में किए थे, हमने एक बार फिर से आपका क्या करवा दिया, रिविजन करवा दिया। आज का क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा वैध IPv4 एड्रेस नहीं है। देखिए, अब ये अगर वर्जन 4 है तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि 4 पार्ट्स में होना चाहिए। ये भी 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3, सारे के सारे हमारे 4 पार्ट में हैं। चलिए ठीक है, इन्हीं में से कोई होगा। दूसरी शर्त हमने क्या बताई थी कि कोई भी उसमें जो है किसी भी पार्ट में जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो 255 होगा। 255 से बड़ा कुछ नहीं हो सकता। अब देखिए इसमें 255 से बड़ा है, हाँ बिल्कुल, तो ये नहीं होगा। ये पहला आपका 256 है। इसमें आप देख लेते हैं, इसमें देखिए 192, चलो ये सही है। 168 ये भी सही है 1, लेकिन ये आपका 300 हो गया, 255 से बड़ा हो गया। फिर ये 192, 1681, यहाँ पे भी 999 आ गया, ये भी बड़ा हो गया। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चारों जो हैं 255 से छोटे हैं। तो हरदम आपको याद रखना है कि जो IP वर्जन 4 होता है, IP वर्जन 4 में जो है आपका कोई भी नंबर 4 स्लॉट्स में होता है, ये आपको पता ही होना चाहिए, कल ही हम बताए थे। और हर हिस्सा जो होता है 4 हिस्सों में होता है, और कोई भी हिस्सा उसमें 255 से बड़ा नहीं होगा अगर वो IP वर्जन 4 का एड्रेस है। तो 32 बिट में होता है, हमने कल ही बताया था। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। हमारा आज का अगला प्रश्न है कि एनालॉग सिग्नल को डिजिटल बिट स्ट्रीम में परिवर्तन करने के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीकों को क्या कहते हैं। ये कह रहा है कि कोई एनालॉग सिग्नल है, उसको डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित करना है। ठीक है, जैसे समझिए कोई एनालॉग, जैसे हम बोल रहे हैं, ये क्या है, ये एनालॉग सिग्नल है। लेकिन ये बताइए कि जो भी कंप्यूटर होता है, हमने बताया जो डिजिटल चीज़ें होती हैं, जो भी हमारा कंप्यूटर किसी भी प्रकार का कंप्यूटर है, वो हमारी बात को नहीं समझता है। हम जो बोल रहे हैं नहीं समझता, बल्कि हम जो बोल रहे हैं इसको कोई डिवाइस होती है जो इसको कन्वर्ट करती है। कहाँ पे कन्वर्ट करती है, डिजिटल सिग्नल में। डिजिटल का मतलब 0 और 1 के फॉर्मेट में कन्वर्ट करती है। उसी 0 और 1 को क्या समझता है, उसी 0 और 1 को समझता है आपका कंप्यूटर। तो वो चीज़ जो कि एनालॉग सिग्नल को आपके डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करती है वो कहलाती है पल्स कोड मॉड्यूलेशन। उसे क्या कहते हैं, पल्स कोड मॉड्यूलेशन। वो तकनीक क्या होती है, पल्स कोड मॉड्यूलेशन, उस तकनीकों को कहते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा सा और समझा देते हैं कि बेसिकली आप ये तो समझ गए ना कि पल्स कोड मॉड्यूलेशन करता क्या है। अब पल्स कोड मॉड्यूलेशन के बारे में याद ही रखना है, ये क्या कर रहा है, आपके एनालॉग सिग्नल को
एनालॉग सिग्नल को किस में कन्वर्ट कर रहा है, एनालॉग सिग्नल को कन्वर्ट कर रहा है डिजिटल सिग्नल में। हमने सबसे आसान तरीका आपको समझने के लिए बताया, जैसे हम बोल रहे हैं, बट जो हम ये रिकॉर्ड हो रही हैं चीज़ें, जो कि हमारा कंप्यूटर समझ रहा है, जो भी स्टोर हो रहा है कंप्यूटर में, ऐसे समझिए वो ऐसे मेरी आवाज़ नहीं स्टोर हो रही है, बल्कि मेरी आवाज़ जो है वो क्या हो रही है, वो कन्वर्ट हो रही है, किस में कन्वर्ट हो रही है, तो वो कन्वर्ट हो रही है डिजिटल में, डिजिट्स में कन्वर्ट हो रही है, 0 1 के फॉर्म में, और वो तब डिजिटल बन रही है और उसको कंप्यूटर समझ रहा है। ठीक है, तो ये किसके माध्यम से होती है ये तकनीकी, उस तकनीक को क्या कहते हैं, उस तकनीक को कहते हैं पल्स कोड मॉड्यूलेशन। आपको याद रखना है। अब ये पल्स कोड मॉड्यूलेशन 3 चरण में होता है, 3 चरण में होता है। उसके कौन से 3 चरण हैं? पहला होता है सैम्पलिंग, दूसरा होता है क्वांटाइजेशन, दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है क्वांटाइजेशन, और तीसरा होता है इनकोडिंग। ठीक है, तीसरा होता है इनकोडिंग। ये 3 चरण होते हैं इसके, आपके पल्स कोड मॉड्यूलेशन के। इन 3 चरणों के बाद यहाँ पे आपका जो एनालॉग सिग्नल होता है, इन 3 चरणों के माध्यम से वो आपका डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम आज के अगले प्रश्न की ओर। हमारा आज का अगला प्रश्न है कि वह उपकरण या सॉफ्टवेयर जो इंटरनेट पर क्लाइंट अनुरोधों और सर्वर प्रतिक्रियाओं के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है। कह रहा है कि द डिवाइस और सॉफ्टवेयर दैट एक्ट्स एंड इंटरमीडियरी बिटवीन क्लाइंट रिक्वेस्ट एंड सर्वर। इसका सीधा सा कहने का मतलब है कि आप जो सर्विस लेता है उसको क्लाइंट कहते हैं, जो सर्विस देता है उसको सर्वर कहते हैं। ये हो गया सर्वर, ये हो गया क्लाइंट। ठीक है, ये कौन हो गया, ये हो गया क्लाइंट। अब ये क्लाइंट हो गया और ये हो गया आपका सर्वर। तो क्लाइंट और सर्वर के बीच कोई चीज़ होती है जो कि इन दिनों के बीच मीडिएटर का काम करती है। ठीक है, लेकिन पहली बात समझिए, हर समय ये नहीं होता है। जैसे हम आप क्या यूज़ कर रहे हैं, गूगल यूज़ कर रहे हैं, यूट्यूब चला रहे हैं, तो नॉर्मल कंडीशन में जो हमारा कंप्यूटर होता है वो सीधे सर्वर से कनेक्ट हो जाता है। ये हुआ नॉर्मल तरीका, ये हो गई नॉर्मल ज़िंदगी। इसके बाद आती है मेंटोस ज़िंदगी। मेंटोस ज़िंदगी में क्या होता है, बीच में एक प्रॉक्सी सर्वर ला दिया जाता है। बीच में क्या ला दिया जाता है, एक प्रॉक्सी सर्वर, मध्यस्थता करने वाला व्यक्ति आ जाता है। अब यहाँ पे आप डायरेक्ट इससे कनेक्ट हो जा रहे थे ना, आप डायरेक्ट बोलते थे भाई यूट्यूब ये गाना चलाओ, यूट्यूब चला दिया। आपने बोला यूट्यूब पे यूपी एग्जाम मंत्रा सर्च किया, यूपी एग्जाम मंत्रा यूट्यूब आपको पहुँचा दिया। आपने यूपी एग्जाम मंत्रा की आगे बढ़िया बेहतरीन क्लासेस उसको देखा। ठीक है, ये होती है नॉर्मल ज़िंदगी। मेंटोस ज़िंदगी में क्या होता है, मेंटोस ज़िंदगी में आ जाता है, बीच में आ जाता है सर्वर, प्रॉक्सी सर्वर। अब ये प्रॉक्सी सर्वर इसलिए लाया जाता है ताकि आप इससे डायरेक्ट ना जुड़ पाओ। ये क्या बात है, हाँ यही बात है। ये इसलिए लाया जाता है ताकि जो क्लाइंट है वो डायरेक्ट सर्वर से ना जुड़ पाए। बीच में ये मीडिएटर, आप इसको सूचना देंगे भाई मुझे यूट्यूब पे डॉट्स वाला ओपन करो, सॉरी ये यूपी एग्जाम मंत्रा ओपन करो। ठीक है, तो अब ये जो है क्या करेगा, ये आपका जो है सर्वर क्या करेगा, ये सर्वर करेगा ये कि जो आपका अब ये प्रॉक्सी सर्वर ये सूचना पहुंचाएगा यूट्यूब सर्वर के पास। तो यूट्यूब सर्वर कहेगा ठीक है लो, ये है आपका यूपी एग्जाम मंत्रा। यूपी एग्जाम मंत्रा इसको देगा, फिर ये यहाँ से सूचना आपको दिखाएगा। यानी कि बीच में मीडिएटर, आपका डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हो पाता है। अब आप कहेंगे इतनी बड़ी व्यवस्था है, सीधे सीधे कनेक्ट कर रहे हैं, ये बीच में प्रॉक्सी सर्वर लाने का क्या काम है? तो हम कहेंगे कि प्रॉक्सी सर्वर लाने का ये काम होता है, क्योंकि प्रॉक्सी सर्वर आने के बाद कुछ जो है विशेषताएं मिल जाती हैं। क्या विशेषताएं मिल जाती हैं? विशेषता ये होती है कि अगर आपका बीच में प्रॉक्सी सर्वर आ गया, एक सेकंड हम कहीं पे थोड़ा सा पेज एक ऐड ऑन करते हैं। चलिए पेज आ गया, अब हम आपको बताते हैं हम लोग किस पे चर्चा कर रहे थे। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे प्रॉक्सी सर्वर। ठीक है, प्रॉक्सी सर्वर क्या है, तो हमने बताया कि जो आपकी नॉर्मल ज़िंदगी थी वो मेंटोस ज़िंदगी बन चुकी है। जो आप पहले सीधे से सीधे आप जो है सर्वर से कनेक्ट हो जा रहे थे, अब आप सीधे से नहीं हो पाएंगे, क्योंकि बीच में प्रॉक्सी सर्वर आ जाता है। क्या करता है, ये एक मध्यस्थता का काम करता है। ये इंटरनेट और आपके बीच में बैठ जाता है, आपकी रिक्वेस्ट को उसके पास पहुंचाता है, उसके रिस्पॉन्स को आपके पास पहुंचाता है, ऐसे समझिए। ठीक है, अब आगे क्या हो रहा है, अब आगे हमने बोला कि इसका काम क्यों है। जब नॉर्मल ज़िंदगी अच्छी थी तो मेंटोस ज़िंदगी लाने का क्या काम था। तो हम बोलेंगे देखिए, जब प्रॉक्सी सर्वर आ जाता है ना, तो जैसे जब आप पब्लिक पे जा रहे हैं, यानी कि जब आप पब्लिक इंटरनेट पे जाते हैं, ये है आपका कंप्यूटर, ये हो गए इंटरनेट। ठीक है, अब आप डायरेक्ट इंटरनेट से जब कनेक्ट कर रहे हो, ठीक है, पब्लिक इंटरनेट से, तो क्या होता है, यहाँ आपकी आईपी एड्रेस दिख रही है। ठीक है, अब यहाँ पे आपका आईपी एड्रेस दिख रहा है। ठीक है, यानी कि अब आपकी सिक्योरिटी जो है, थोड़ा सा आपकी सिक्योरिटी पे खतरा रहता है, ऐसे समझिए। डायरेक्टली आप चले गए हैं, लेकिन जब बीच में प्रॉक्सी सर्वर लाया जाता है, प्रॉक्सी सर्वर आ गया बीच में, अब आप इससे होके जाएंगे, तो ये प्रॉक्सी सर्वर क्या करेगा ना, आपके आईपी एड्रेस को छिपा लेगा।
अब यहाँ पे आईपी एड्रेस को एक मुखौटा पहना देगा। आईपी एड्रेस को क्या पहना देगा? एक मुखौटा पहना देगा। आप कहेंगे अरे ऐसा ही कुछ काम तो वीपीएन कर रहा था, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो अभी हम समझाते हैं, हमें पता है जब प्रॉक्सी का नाम लिए तो आपको वीपीएन याद आएगा, बट दोनों में थोड़ा सा अंतर है। अच्छा, इसलिए और क्यों प्रॉक्सी सर्वर लाया जाता है? और इसलिए लाया जाता है, जैसे जो स्कूल आप कभी देखे होंगे, स्कूल की जो लैब होती है वहाँ पे आप फेसबुक आप ओपन करना चाहें, इंस्टाग्राम ओपन करना चाहें, यूट्यूब ओपन करना चाहें, कभी कभी, सारे स्कूल्स में नहीं बट नॉर्मली ये क्या होता है, ये वेबसाइट एक्सेस नहीं मिलता, इन वेबसाइट का एक्सेस नहीं मिलता। पता है क्यों नहीं मिलता? क्योंकि आपका जो कंप्यूटर है और जो इंटरनेट है, जो स्कूल की लैब में रखा कंप्यूटर है, जो पब्लिक इंटरनेट है, बीच में एक प्रॉक्सी सर्वर लगाया गया है। प्रॉक्सी सर्वर क्यों लगाया गया है? क्योंकि अब आप इससे डायरेक्ट नहीं जुड़ोगे, प्रॉक्सी सर्वर के माध्यम से जुड़ोगे। हमने बताया जब प्रॉक्सी सर्वर लग जाता है तो आप डायरेक्ट नहीं जुड़ पाते, तो आप प्रॉक्सी सर्वर से होकर के यहाँ जाओगे, ये आपकी रिक्वेस्ट पहुँचाएगा। लेकिन अब इस प्रॉक्सी सर्वर में क्या कर दिया जाता है, कुछ वेबसाइट्स को ब्लॉक कर दिया जाता है कि अगर ये रिक्वेस्ट आए तो उस रिक्वेस्ट को आगे ना बढ़ाना। तो इस टाइप के काम के लिए कि कुछ चीज़ें अगर ब्लॉक करनी है, कुछ चीज़ें अनब्लॉक करनी है, कुछ चीज़ों पर आपकी पहुंच को रोकना है, ठीक है, तो वहाँ पे आईपी ये प्रॉक्सी सर्वर का यूज किया जा सकता है, ठीक है, किया जाता है, ऐसे समझिए। तो आप बेसिकली समझ गए, इतनी कहानी बताने का इतना ही मतलब है कि एक नॉर्मल ज़िंदगी होती है जिसमें कि सीधे के सीधे आपका फ़ोन चला जाता है, नेट से कनेक्ट हो जाता है, इंटरनेट से आप चीज़ों को यूज़ करते हैं, जो आप डेटा देते हैं, जो भी आप रिक्वेस्ट करते हैं, सामने इंटरनेट से आता है आपका रिस्पॉन्स। नॉर्मल कंडीशन होता है जो हम आप फ़ोन यूज करते हैं, टैबलेट यूज करते हैं, ये ऐसी चीज़ें चलती हैं। लेकिन जब आप किसी प्रॉक्सी सर्वर के माध्यम से इंटरनेट पे जाते हो, प्रॉक्सी सर्वर कहीं पे भी, जैसे आपके स्कूल में प्रॉक्सी सर्वर यूज हो रहा है किसी कंपनी में, या आप खुद भी यूज कर सकते हो प्रॉक्सी सर्वर का, तो आपकी जो रिक्वेस्ट होगी वो पहले प्रॉक्सी सर्वर के पास जाती है, फिर प्रॉक्सी सर्वर वो रिक्वेस्ट को आगे बढ़ाता है, फिर इंटरनेट से रिस्पॉन्स प्रॉक्सी सर्वर के पास आता है, फिर वो रिस्पॉन्स आपको दिखाता है। यानी कि ये काम करता है गेटवे का। प्रॉक्सी सर्वर क्या करता है, अगर ये यूज़र है और ये सर्वर हो गया तो बीच में समझ लीजिए प्रॉक्सी नाम का एक गेट आ गया। अब इसी गेट से आप होकर के आएंगे जाएंगे, ठीक है। तो ये गेटवे के जैसे भी काम करता है। हमने बताया कि ये थोड़ी मात्रा में आपको क्या देता है, गोपनीयता देता है, ठीक है, थोड़ी सी मात्रा में आपको गोपनीयता देता है। फिल्टरिंग करता है कि नेट पे आप किस वेबसाइट पे जाओगे, किस वेबसाइट पे नहीं जाओगे। जैसे स्कूल में हमने बताया कि रोकना चाहता है स्कूल कि आप किस वेबसाइट पे जा सकते हो, किस पे नहीं, तो फिल्टरिंग का काम करता है, ठीक है, और आपके एक्सेस को थोड़ा बहुत कंट्रोल करता है। ये हो गया प्रॉक्सी सर्वर। अब हम इसी के साथ आपको वीपीएन के बारे में भी बताएंगे, क्योंकि आप हो जाएंगे कन्फ्यूज। तो हम यहाँ पे अगर वीपीएन के बारे में आपको बता चुके हैं, लेकिन दोनों के बारे में अंतर अगर हम यहाँ पे बता देंगे तो आपके लिए आसानी होगी। अगर आपसे कभी पूछता है कि ये बताओ कि क्या आईपी एड्रेस को प्रॉक्सी सर्वर छिपाता है, तो हाँ बोलना, हाँ ये भी मास्किंग कर देता है, मतलब मुखौटा पहना देता है, वीपीएन भी। यहाँ तो वीपीएन आईपी एड्रेस के मामले में दोनों समान है, ठीक है। अगली चीज़ है इनक्रिप्शन। क्या आपके डेटा को इनक्रिप्ट करता है प्रॉक्सी इनक्रिप्शन, ठीक है। क्या अगर आप प्रॉक्सी सर्वर का यूज कर रहे हैं तो आपका डेटा गोपनीय हो जाता है, इनक्रिप्टेड हो जाता है? तो इसका आंसर है नहीं, प्रॉक्सी सर्वर में नहीं होता है। वीपीएन में इनक्रिप्ट हो जाता है तो हम कहेंगे हाँ इनक्रिप्ट तो हो जाता है, लेकिन कल हमने बनाया था कि एनोनिमस नहीं होता। ऐसा नहीं है कि आपके डेटा को अब कोई नहीं जान सकेगा अगर आप वीपीएन यूज़ कर रहे हो। तो हमने बोला था नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि जान सकता है। कौन जान सकता है? आपका सर्विस प्रोवाइडर। और उस सर्विस प्रोवाइडर से अगर कोई लीगली रिक्वेस्ट करेगा कि हमें इसका डेटा चाहिए तो वो भी बता देगा, ठीक है। रिवीजन करवा दिए। तो ये इनक्रिप्शन देता है डेटा को? नहीं। ये देता है वीपीएन, हाँ, लेकिन एनोनिमस यानी कि वो नहीं प्रदान करता है कि आपके डेटा को कोई ना जान पाए, ऐसी कोई सुविधा वीपीएन भी नहीं देता है। आगे ये जानिए, ये कम सुरक्षित है। कम सुरक्षित कहने का क्या मतलब है कि भाई केवल आपके आईपी एड्रेस को मास्क दे रहा है, इसको ही छिपा रहा है, बल्कि डेटा को इनक्रिप्ट नहीं कर रहा है, और ये इससे तुलनात्मक रूप में ज़्यादा सुरक्षित है, ठीक है। अब इतनी चीज़ें आपको याद रखना है, यही पर्याप्त है वीपीएन और प्रॉक्सी के बारे में। अब हम अपने चलते हैं प्रश्न के ऊपर। वीपीएन के बारे में इससे ज़्यादा चीज़ें हम कल पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन क्या था कि वह उपकरण या सॉफ्टवेयर जो इंटरनेट पर क्लाइंट अनुरोधों, यानी कि जो क्लाइंट रिक्वेस्ट कर रहा है और जो सर्वर रिस्पॉन्स दे रहा है, उसके बीच में किसका काम करता है? मध्यस्थता का काम करता है। उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं प्रॉक्सी सर्वर। राइट आंसर हमारा ये हो गया। हमने बहुत बेहतरीन तरीके से आपको प्रॉक्सी सर्वर के कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश की है। आशा करते हैं आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। अच्छा, आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि हमने जब प्रॉक्सी सर्वर को समझाना हम स्टार्ट किए थे तो हमने गलती से यूपी एग्जाम मंत्रा की जगह डॉट साला बोला था, ठीक है। तो डॉट साला क्यों बोला था पता है? हमने 2019 में जो है, जब हम ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर में थे,
तब हमने यूट्यूब स्टार्ट किया था, क्योंकि पता है मेरा एक थोड़ा सा इंटरेस्ट है, मतलब टेक्निकल चीज़ों में और पढ़ाने में थोड़ा सा इंटरेस्ट है। पढ़ाना आता है कि नहीं आता ये मुझे नहीं पता है, पर थोड़ा सा हमारा इंटरेस्ट था। बट उस समय था कि हाँ जॉब लेनी है, जॉब का प्रेशर है, तो लगता था कि यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं तो हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो उस समय एक चैनल बनाए थे, उस पर भी ज़्यादा दिन वीडियो डाले नहीं थे, क्योंकि जब आप फ्री नहीं होते हैं तो होता नहीं है कि आपको क्या पसंद है उस पर फोकस नहीं रहता। फोकस रहता है कि हाँ जल्दी से जॉब चाहिए, जल्दी से नौकरी चाहिए, तो यहाँ पे हमारा फोकस होता है। ठीक है, तो हमने उस टाइम पे स्किप कर दिया था। फिर अब जब नौकरी मिल ही गई है तो हम सोचे थोड़ा सा अपनी इच्छाओं आकांक्षाओं को भी पूरा कर लेंगे, यहाँ पे हमारा इंटरेस्ट है। तो अगर आप लोगों को अभी कहीं इंटरेस्ट है तो जनरली होता है कि हम लोग जिस फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, हम लोग ज़्यादातर, अगर आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी इस नौकरी की ग्रुप सी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं हम लोग, तो वहाँ पे नॉर्मल होता है कि पहले नौकरी चाहिए, क्यों? ठीक है, स्टेबिलिटी चाहिए जीवन में, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत होती हैं सबके ऊपर। तो वहाँ पे होता है क्या कि आदमी अपनी जो भी कहते नहीं इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट को नहीं फॉलो करता, क्योंकि वो डरता है कि इंटरेस्ट फॉलो करने के चक्कर में कहीं ये ना हो कि हम बेरोजगार रह जाएं। लेकिन हाँ, आप लोग एक बार नौकरी कर लीजिए, नौकरी में आ जाइए, फिर आपको अपना इंटरेस्ट आप सभी लोग जरूर फॉलो करिएगा। ठीक है, तो क्योंकि जब आप अपना इंटरेस्ट फॉलो करते हो ना, तो वहाँ से आपको एक सुकून मिलता है, शांति मिलती है। ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट बहुत बड़ी चीज़ होती है, इतना हम मानते हैं। ठीक है, थोड़ा सा जीवन में शांति सुकून, ठीक है, लाने के लिए, हैप्पीनेस होने के लिए अपना सब लोग, अभी तो ठीक है, अभी हम समझते हैं कि आप इंटरेस्ट नहीं फॉलो कर पाओगे, क्योंकि वो जो दिमाग में प्रेशर रहता है कि नहीं यार कुछ करना है। जैसे ही आप कुछ करने चलोगे, पढ़ाई के अलावा ये मनोस्थिति होती है जब हम लोग तैयारी करते हैं, जब तक नौकरी नहीं मिलती, पढ़ाई के अलावा कुछ भी करते हैं तो दिमाग में ही चलता है कि यार टाइम वेस्ट कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, टेंशन होता है, चीज़ें प्रेशर क्रिएट करती हैं। तो ठीक है, अभी स्किप करिए, बाकी हम तब से बोलेंगे कि अभी आप बढ़िया पढ़ाई करिए, जॉब ले लीजिए, फिर उसके बाद जॉब एक बार आ जाएगी तो आप फ्री होंगे अपना इंटरेस्ट फॉलो करने के लिए। तो इंटरेस्ट फॉलो करिएगा, क्योंकि वहाँ आपको बेहतरीन चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं, थोड़ी सी चर्चा दिमाग में थॉट्स आए तो हमने सोचा शेयर करते हैं आपके साथ। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन हमारा कि डोमेन नाम प्रणाली, यानी कि डोमेन नेम सिस्टम। हम अच्छे से पढ़ चुके हैं डोमेन नेम सिस्टम के बारे में कई बार। क्या करता है डोमेन नेम सिस्टम? आईपी एड्रेस को क्या प्रदान करता है? एक नेम प्रदान करता है। ठीक है, एकदम साधारण रूप में बताएं तो इसका क्या ऑप्शंस है? हमें यही बताना है कि कौन सा कथन डोमेन के बारे में गलत है। पहला है कि डीएनएस सर्वर डिफॉल्ट रूप से पोर्ट 53 का यूज़ करता है। अगला ऑप्शन है कि जोन ट्रांसफ़र के लिए टीसीपी, ठीक है, और क्वेरीज के लिए यूडीपी का यूज़ करता है। अगला ऑप्शन है कि कैशिंग नेटवर्क दक्षता में सुधार करता है। अगला ऑप्शन है डोमेन नेम सिस्टम डोमेन नामों को आईपी एड्रेस में अनुवादित करता है। ठीक है, तो इसका सारा आंसर सही है। और गलत पहचान करना है तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सारे कथन सत्य हैं। जब आप लोग कहेंगे सर हमने तो इसमें से एक ही चीज़ के बारे में पढ़ा है, वो ये है कि डीएनएस जो होता है वो डोमेन नेमों को आईपी एड्रेस में अनुवादित करता है। बाकी इसके अलावा जो है हमारे दिमाग में कुछ चीज़ें हमें पता नहीं है, तो हम बता देते हैं डोमेन नेम सिस्टम के बारे में। एक बार फिर पूरी कहानी आपको रिपीट करते हैं। डोमेन नेम सिस्टम को हम केवल यहाँ पर डीएनएस लिखेंगे। क्यों? क्योंकि टाइम थोड़ा सा हमें बचे। जो डीएनएस सर्वर होता है, ये याद रखना है कि ये पोर्ट 53 का यूज़ करता है, पहली बात। दूसरी बात याद करना है कि जो ये होता है ये जोन ट्रांसफ़र के लिए यानी कि जब आप इतना समझिए, जब फाइल को ट्रांसफ़र करता है तो टीसीपी प्रोटोकॉल का यूज करता है। ठीक है, टीसीपी प्रोटोकॉल का यूज करता है। और जो सामान्य क्वेरीज होती हैं, ठीक है, सामान्य क्वेरीज देखिए जहाँ पे फाइल ट्रांसफ़र करना है, ठीक है, जहाँ पे स्थायी फाइल ट्रांसफ़र करना है कि उसमें कोई परिवर्तन ना हो, एकदम सही रूप में जाए, वहाँ टीसीपी प्रोटोकॉल का यूज़ करना है। और जो सामान्य क्वेरीज होती हैं, सामान्य काम होते हैं, जैसे आप गेम खेल रहे हैं, ठीक है, या कोई सामान्य अनुरोध कर रहे हैं, तो उसके लिए यूडीपी प्रोटोकॉल का यूज होता है इस डोमेन नेम सिस्टम में। आगे है कि आप आईपी एड्रेस के बारे में तो पता ही है आपका कि सर्वर के आईपी एड्रेस को सरल नाम देता है। ठीक है, अगला आपको याद करना है दोस्तों, हमें लगता है कि माइक थोड़ा सा डिस्चार्ज हो गया था तो रिकॉर्डिंग होना बंद हो चुकी थी। ठीक है, अब कहाँ तक रिकॉर्डिंग हुई है कहाँ तक नहीं हुई अभी हम देखें तो कहीं से हमारी वीडियो रुक गई होगी, फिर से स्टार्ट हो रही होगी। तो अब हम क्लास को क्योंकि 15-20 मिनट पढ़ा चुके थे लगभग, तो अब हम जो है वो क्लास फिर से आगे से शुरू कर रहे हैं। अनुमान कर रहे हैं कि हम जो क्वेश्चन नंबर 4 था यहीं से ये रुका होगा। ठीक है, क्योंकि अभी देख रहे हैं तो हमें लगता है 18 मिनट हुआ और हम 20-25 मिनट हो गया शायद पढ़ाते, तो 5-4 मिनट पीछे चलते हैं। देखिए, हम अगर आप पढ़े हों इस चीज़ को, मतलब हम पढ़ा चुके हों, आपको सुनाई दे रहा हो, तो थोड़ा सा आगे हो जाइएगा। एक बार स्पीड में बता देते हैं फिर हम बढ़ते हैं। हम पढ़ा रहे थे डोमेन नेम सिस्टम के बारे में। हमने इसमें बताया कि कौन सा कथन आपको गलत है पहचानना है। पहला ऑप्शन है कि सर्वर डिफॉल्ट रूप से पोर्ट 53 का यूज करता है। फिर है कि ट्रांसफर के लिए जो है डीएनएस जो पोर्ट होता है वो ट्रांसफर के लिए टीसीपी और क्वेरीज के लिए यूडीपी का यूज करता है। अगला है कि डीएनएस कैशिंग नेटवर्क दक्षता में सुधार करता है। चौथा ऑप्शन है डोमेन नामों को आईपी एड्रेस में अनुवादित करता है। और चौथा ऑप्शन है आखिरी ऑप्शन है, सॉरी, इनमें से कोई नहीं।
इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। इस पॉइंट को तो हम लोगों ने समझा ही है कि डीएनएस जो है आईपी एड्रेस को अनुवादित करता है, इन दोनों पॉइंट्स को नहीं समझा है। तो हमने अभी आपको वहाँ यहाँ पे यही बताया था। अब ये चीज़ें पता नहीं फिर से बताइए कि रिपीट हो रही हैं, जैसा भी हो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। तो डीएनएस पोर्ट 53, ठीक है, ये डिफ़ॉल्ट रूप से इसमें चलता है। और जोन ट्रांसफ़र और सामान्य क्वेरीज के लिए जोन ट्रांसफ़र का मतलब होता है कि जब कोई फाइल है, समझिए ऐसे, उसको सही रूप में स्टोरेज करना है, सही रूप में भेजना है, कोई उसमें बदलाव ना हो, कोई त्रुटि ना हो, तो वो टीसीपी का यूज होता है तब। और नॉर्मल कंडीशन में सामान्य क्वेरीज कोई हो रहे हैं, जैसे आप गेम खेल रहे हो, लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हो, तो वहाँ पर यूडीपी का यूज होता है, ठीक है। यूडीपी जो है थोड़ा सा फास्ट होता है टीसीपी की तुलना में। उसके बाद ये दोनों चीज़ें कहाँ हैं, तो ये ट्रांसपोर्ट लेयर के हैं ये दोनों चीज़ें। जहाँ पे हमने कल आपको 7 लेयर्स पढ़ाया था कि इंटरनेट कैसे वर्क करता है, तो वहाँ ट्रांसपोर्ट लेयर में जाके लिख लीजिएगा कि यहाँ पे टीसीपी और यूडीपी जो प्रोटोकॉल्स होती हैं वो यहीं पे वर्क करती हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब हमें लगता है यहीं से जो है शायद हम फिर से यहीं से शुरू करना है, ठीक है। तो अब हमारा फ्रेश क्वेश्चन आ गया कि कौन सा उपकरण होम नेटवर्क पर एकाधिक उपकरणों द्वारा पहुंच वाला केंद्रीकृत स्टोरेज प्रदान करता है। अच्छा, उसके पहले एक क्वेश्चन अभी और था, ये क्वेश्चन भी शायद नहीं हुआ था, ठीक है। तो अगर ये सारी चीज़ें हुई हों तो आप वीडियो को थोड़ा सा आगे कर लीजिएगा, क्योंकि 15-20 मिनट रिकॉर्ड करने के बाद फिर से रिकॉर्डिंग स्टार्ट करना तो वो थोड़ा सहजतापूर्ण नहीं लगता। तो देख लीजिएगा, अगर ना रिकॉर्ड हुआ हो तो देखते चलिए बढ़िया से, ठीक है। थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा आप लोग इस क्लास को। हमारा क्वेश्चन ये है कि मैक एड्रेस के बारे में लिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए, मैक एड्रेस की हम आपको पूरी कहानी बताते हैं। मैक एड्रेस होता क्या है और आईपी एड्रेस क्या होता है। मैक एड्रेस अभी तक हम शायद नहीं डिस्कस किए, आईपी एड्रेस के बारे में डिस्कशन हो चुका है। दोनों को साथ में बताएंगे ताकि आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस में कोई कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। आईपी एड्रेस क्या है हमने बताया। तो आईपी एड्रेस जो है ये एक लॉजिकल एड्रेस होता है। कैसा एड्रेस होता है? लॉजिकल एड्रेस होता है, जो कि किसके द्वारा? तो जो आपके नेटवर्क होता है, नेटवर्क में जो आपके सर्विस प्रोवाइडर होते हैं वो हर डिवाइस को कोई ना कोई आईपी एड्रेस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो आईपी एड्रेस बेसिकली क्या है? तो हर डिवाइस को इंटरनेट पे जो है एक एड्रेस दिया जाता है जिसको हम आईपी एड्रेस बोलते हैं, ठीक है। ये आपका जनरली आपका सर्विस प्रोवाइडर आपको प्रदान करता है, ठीक है। ये पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ अब हम समझेंगे कि ये तो आईपी एड्रेस हो गया। मैक एड्रेस क्या हो गया? मैक एड्रेस एक फिजिकल एड्रेस होता है। कैसा एड्रेस होता है? फिजिकल एड्रेस। ये आपके जो कंप्यूटर, लैपटॉप, जो आपकी डिवाइस है ना, उस डिवाइस में इनबिल्ड रहता है। कौन इनबिल्ड करता है? तो जिससे आप खरीद रहे हो, जो आपकी कंपनी है, जो आपका मैन्युफैक्चरर है, वो इसमें जो है एक कार्ड लगाता है जिसको एनआईसी कार्ड बोलते हैं। एनआईसी कार्ड बोलते हैं। एनआईसी कार्ड क्या है? तो एनआईसी कार्ड का फुल फॉर्म है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो ये एनआईसी जो कार्ड होता है ये मैन्युफैक्चरर लगाता है और इसी एनआईसी कार्ड में आपका मैक एड्रेस लिखा होता है। ये फिजिकल होता है। अब ये लिखा होता है तो मतलब ये क्या हो गया? ये यूनिक हो गया। मतलब ये यूजुअली जो है ये परमानेंट होता है। समझिए, ये चीज़ परमानेंट होती है। जो आपका मैक एड्रेस है वो आपके डिवाइस में परमानेंट होगी, यानी कि कभी चेंज नहीं होगी जनरली, ठीक है। और जो आपका आईपी एड्रेस होता है, हमने बताया कि ये आपका नेटवर्क प्रोवाइडर आपको देगा, साथ ही साथ ये चेंजेबल होता है, ठीक है। आप अगर मान लीजिए अपना राउटर चेंज कर रहे हो, दूसरा नेटवर्क प्रोवाइडर ले रहे हो, तो आपका आईपी एड्रेस चेंज हो जाएगा, समझे आप। तो ये चेंजेबल होता है। अगली चीज़ की ये जो हम फिर वही बात, आप जो हम 7 लेयर्स बताए थे इंटरनेट कैसे वर्क करता है, वहाँ पे ये चीज़ें जाके लिखिएगा कि ये नेटवर्क लेयर में काम करता है। इसका काम कहाँ होता है? इसका काम होता है नेटवर्क लेयर में, ठीक है। इसी से जो नेटवर्क में डिवाइसेस की पहचान होती है आपके प्राइवेट नेटवर्क में, यही मैक एड्रेस से जाता है, ठीक है। नेटवर्क लेयर में ये वर्क करता है। और आईपी एड्रेस डेटा लिंक लेयर में वर्क करता है। कहाँ पे वर्क करता है? डेटा लिंक लेयर में, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद ये क्या करता है? आपका जो आईपी एड्रेस है, एक सेकेंड, हमने थोड़ा सा इधर का उधर बता दिया है, 1 मिनट। ये जो हमने यहाँ पे लिखा है ना, ये आईपी एड्रेस जो होता है ये हमने बताया कि ये चेंजेबल होता है और ये वर्क करता है नेटवर्क लेयर में। ये कहाँ पे वर्क करता है? ये वर्क करता है नेटवर्क लेयर में। ये आपका वर्क करता है डेटा लिंक लेयर में, ठीक है, डेटा लिंक लेयर में। ये आपको याद रखना है। अगली चीज़, आईपी एड्रेस आपका जो पब्लिक इंटरनेट होता है, ठीक है, जो आपकी डिवाइस होती है उसको आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है। कहाँ पे? आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है डिवाइस को ऑन इंटरनेट। जो पब्लिक इंटरनेट है वहाँ पे डिवाइस को आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है। बल्कि ये डिवाइस को, जो आपका लोकल नेटवर्क होता है वहाँ पे डिवाइस को आइडेंटिटी प्रदान करता है। जैसे ये आपकी वाईफाई है। अब इस वाईफाई को किस डिवाइस से कनेक्ट करना है? तो वो मैक एड्रेस से कनेक्ट होगी, ठीक है। मैक एड्रेस ढूंढेगी कि अच्छा ये आपका लैपटॉप है, ये दूसरा लैपटॉप है, ये तीसरा लैपटॉप है। तो ये जो कम्युनिकेशन स्थापित करेगी मैक एड्रेस से। अब लेकिन
अब आपका ये पब्लिक नेटवर्क से ये कनेक्ट है, तो पब्लिक नेटवर्क में जो आपसे संपर्क स्थापित होता है वो आपके आईपी एड्रेस से, ठीक है। तो आपका आईपी एड्रेस आपको पब्लिक नेटवर्क में आइडेंटिटी देता है। मैक एड्रेस कहाँ पे आइडेंटिटी देता है, तो आपके लोकल नेटवर्क में आपको आइडेंटिटी देता है, ठीक है। फिर सारी चीज़ें हम एक बार देख लेते हैं कि मैक एड्रेस के बारे में सबसे मेन पॉइंट यही याद रखना है कि जो मैन्युफैक्चरर होता है वो आपको एक परमानेंट एड्रेस प्रदान करता है जो कि मैक एड्रेस कहा जाता है, और जो आपका सर्विस प्रोवाइडर है वो आपको एक लॉजिकल एड्रेस प्रदान करता है इंटरनेट पर आपकी डिवाइस के पहचान के लिए, जो कि चेंजेबल होती है, उसको आईपी एड्रेस बोला जाता है, ठीक है। आईपी एड्रेस नेटवर्क लेयर में वर्क करता है, मैक एड्रेस डेटा लिंक लेयर में वर्क करता है। बात आई थी मैक एड्रेस की, लेकिन हमने रिवीजन आपका करवा दिया आईपी एड्रेस का भी, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो कि साथ में पढ़ना जरूरी हो जाता है, नहीं तो पेपर के टाइम में आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस में रहोगे आप लोग क्या कंफ्यूज। अब आंसर आप लोग दे दोगे, हमें पता है। लिखा गया है कि मैक एड्रेस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन 1 है कि यह एक पासवर्ड है जिसका यूज़ वाईफाई नेटवर्क को सुरक्षित करने के लिए किया जाता है, ठीक है। अगला है कि यह उपयोगकर्ताओं के द्वारा ठीक है, उपयोगकर्ता कई जगह गलत हुआ है, तो इसको आप लोग देखिए हिंदी मत देखा करिए, कॉन्सेप्ट देखा करिए, ठीक है। क्योंकि देखिए टाइप हम नहीं करते हैं, टाइप हम बेसिकली एआई सॉफ्टवेयर के माध्यम से ये स्लाइड्स बनवाते हैं, आप लोगों को बता दें, ठीक है। कंटेंट हम देते हैं, आजकल आप समझ रहे हो कितनी एडवांस टेक्निक्स आ गई हैं कि आप कंटेंट दीजिए, आप अपनी नोटबुक डालेंगे। जैसे हम क्या करते हैं ना कि हम जो भी कंटेंट पढ़ाना होता है उसको अपनी कॉपी में लिख लेते हैं। जैसे हमने कभी आपको दिखाएंगे जो अपना नोट्स A4 साइज का पूरा बना लेते हैं कि हमें ये चीज़ें पढ़ानी है, ये चीज़ें पढ़ानी है, ठीक है, नोट्स पूरा लिख लेते हैं। तो उसके बाद उसकी फोटो खींच के डाल दी। अब क्या हुआ कि मेरी मेहनत बची, मुझे टाइप नहीं करना पड़ रहा, मुझे स्लाइड्स नहीं बनानी पड़ी, मेरा कंटेंट ओवरऑल बन के आ रहा है। आप लोग भी ट्राई करिएगा, जैसे आपका जो नोट्स होगा जो भी सेम टू सेम आप कॉपी में लिखे उसकी फोटो खींचिए, एआई है वहाँ पे डालिए, सेम टू सेम आपका पूरा कंटेंट आ जाएगा। तो टाइपिंग हम करते नहीं क्योंकि इतना टाइम नहीं होता, और उतना वही है एआई के ज़माने में अगर हम लोग टाइपिंग अपना टाइम बचाना होता है ना, एआई ने हमारे काम को ईजी किया है तो काम को आसान करना है, तो उसी चक्कर में हो जाता है कि थोड़ी बहुत हिंदी की मिस्टेक्स होती हैं, तो आप लोग उसको इग्नोर किया करिए। ये है या उपयोगकर्ता द्वारा, हमारा दूसरा ऑप्शन क्या है कि या उपयोगकर्ता द्वारा डिवाइस को दिया गया सीरियल नंबर है उपयोगकर्ता द्वारा, फोकस करिएगा चीज़ों पे। यह वायरलेस में प्रयुक्त एक प्रकार का एन्क्रिप्शन है, एन्क्रिप्शन तो ये है ही नहीं है ना, तो एक एड्रेस है, तो ये तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। इट इज़ अ यूनिक आइडेंटिफायर असाइन टू अ ईच डिवाइस बाय द मैन्युफैक्चरर। कह रहा है कि मैन्युफैक्चरर के द्वारा प्रत्येक डिवाइस को एक ये यूनिक एड्रेस है जो दिया जाता है। यूनिक है मतलब चेंज नहीं होता, हर डिवाइस का एक ही होगा। कौन देता है? मैन्युफैक्चरर देता है, ठीक है, असाइन करता है, यही होगा इसका राइट आंसर। हमने बताया कि इसको कौन देता है? मैन्युफैक्चरर देता है, और ये यूनिक होता है। ये क्यों नहीं होगा? ये इसलिए नहीं होगा कि भैया ये कोई इंक्रिप्शन नहीं है बल्कि एक एड्रेस है। उसके बाद ये कह रहा है कि असाइन ये यूज़र के द्वारा दिया जाता है, यूज़र के द्वारा नहीं दिया जाता है, मैन्युफैक्चरर के द्वारा दिया जाता है। कह रहा है कि इट इज़ अ पासवर्ड यूज टू सिक्योर वाईफाई। ये वाईफाई का पासवर्ड है? नहीं ना। आगे बढ़ते हैं। अच्छा हाँ, ये भी याद रखना है कि जो आपका मैक एड्रेस होता है ये कितने अक्षर का होता है? तो ये 12 अक्षरों का होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है कि कौन सा उपकरण होम नेटवर्क पर एक से अधिक उपकरणों द्वारा पहुंच देने वाला केंद्रीकृत स्टोरेज है। ऑप्शन अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, देखिए काफ़ी चीज़ें होती हैं जिसमें हमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं होती है। ध्यान से ऑप्शन देखेंगे ना, एक ही ऑप्शन दिखेगा आपको। क्या कह रहा है कि आपका ये जो है आपका घर है, आपकी वाईफाई है, कई सारे उपकरण लगे हुए हैं। अब आप चाहें तो आप अपना एक प्राइवेट नेटवर्क सर्वर बना दें, ठीक है। मतलब जिसे कहते हैं ना, जैसे कि आप एक यहाँ पे बना दें, एक स्टोरेज डिवाइस रख दें, जिससे कि आप अपना डेटा, जैसे आपको जो फोटो सेव करनी है, कुछ भी करना है, तो आपका मोबाइल का स्टोरेज लिमिटेड है। यहाँ पे एक मान लीजिए आप 2 TB की हार्ड डिस्क लगा दें और सब लोग अपना डेटा इसी में शेयर करें। आपका पर्सनल क्लाउड हो जाए ये, पर्सनल क्लाउड कि आप वाईफाई से कनेक्ट हो, अपना शेयर कर दें, डेटा स्टोरेज हो जाए। तो इस व्यवस्था को क्या कहते हैं? इस व्यवस्था को कहते हैं नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज। आप अपने नेटवर्क में एक स्टोरेज अटैच्ड करके रख दिए जहाँ पे सब लोग अपना डेटा कर रहे हो सेव। इसको कहते हैं नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज। मॉडेम क्या है? हमने बताया था कि ये सिग्नल को कन्वर्ट करता है, एनालॉग को डिजिटल को एनालॉग में। HDMI क्या होती है? HDMI तो वो होती है एक प्रकार से डिस्प्ले को मतलब विजिबल करती है, ठीक है, यानी कि डिस्प्ले को डेटा पहुंचाती है। जो भी चीज़ें हमें दिख रही हैं, जैसे HDMI केबल के द्वारा जो है जो ग्राफिक्स होता है, समझिए वो ट्रांसफर होता है। आगे है राउटर। राउटर क्या होता है? राउटर तो जो है रूट प्रदान करता है ना, बहुत सारे डिवाइसेस को जोड़ता है। तो ये सब नहीं होगा हमारा, यही होगा। इस व्यवस्था को बोलते हैं नेटवर्क अटैच स्टोरेज। अब देखिए इससे ही समझ जाएंगे क्योंकि नेटवर्क में अटैच किया हुआ स्टोरेज, उसी को ये पूछ रहा है कि कौन सा उपकरण होम नेटवर्क पर एकाधिक उपकरणों द्वारा पहुंच देने वाला केंद्रीकृत स्टोरेज है। तो स्टोरेज वही है, उसका नाम क्या है? नेटवर्क अटैच स्टोरेज, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है,
अब यहाँ पे ये सूची 1 है, सूची 2 है। सूची 1 में कुछ कमांड के नाम लिखे हुए हैं, उनको सूची 2 से मिलाना है कि कमांड क्या है। अब याद करिए, हमने पिंग के बारे में आपको पहले, दूसरी या तीसरी क्लास में किसी क्लास में बताया था। हमने पिंग क्या होती है, पिंग जो है कनेक्टिविटी चेक करती है कि आपका डिवाइस सामने वाले सर्वर से, सामने वाले डिवाइस से है कनेक्ट कि नहीं है। ये काम कौन करता है, ये काम करता है पिंग। तो चेक कनेक्टिविटी। फिर आईपी कॉन्फ़िगरेशन, इसके नाम में लिखा है आईपी कॉन्फ़िग, तो ये क्या करता है, ये आईपी एड्रेस का कॉन्फ़िगरेशन करता है, सीधी सी चीज़ है, ठीक है। ये इसमें लिखो, ध्यान से देखिएगा, ट्रेस रूट नाम आ गया ना, ऐसे ही देखिए, अगर इसको तोड़िए तो ट्रेस रूट तो मतलब ट्रैक द पाथ ऑफ पैकेट्स, ठीक है। ये है एनएस लुकअप, एनएस हो गया आपका, एनएस से हो गया डीएनएस, तो ये डीएनएस का रिकॉर्ड देता है, ठीक है। अब देख लीजिए आपका ऐसे ही कि पहले का तीसरा ऑप्शन सही है, पिंग। आईपी कॉन्फ़िगरेशन में कुछ जाना ही नहीं है, सीधी सी चीज़ें हैं। ट्रेस रूट में ट्रैक करता है किसको, पाथ ऑफ पैकेट्स को। याद आ रहे हैं पाथ ऑफ पैकेट्स क्या है, डेटा छोटे छोटे पैकेट्स में जाता है, जिस पाथ से जाना होता है उस पाथ से, ठीक है। कल हमने इसके बारे में बताया था कि 2 सिस्टम्स होते हैं, ठीक है, कई सारे सिस्टम्स होते हैं बहरहाल पैकेट्स के जाने के। कल की क्लास में वो चीज़ें हमने डिस्कस की है, आज की क्लास में देखते हैं जो यहाँ है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, तीसरे का चौथा हो जाएगा। एनएस लुकअप मतलब डीएनएस का रिकॉर्ड देना, तो ये हो जाएगा पहला। देख लीजिए कोई ऑप्शन है, तो आपका ऑप्शन है 3, 2, 4 और 1, आपका ऑप्शन हो गया डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा आज का अगला प्रश्न है कि कौन सा आईपी एड्रेस रेंज स्वचालित निजी आईपी एड्रेस को इंगित करता है, ठीक है। कौन सा आईपी एड्रेस रेंज, मतलब इसे बताना है कि जैसे आपका आईपी एड्रेस होता है ना, तो ये पूछ रहा है कौन सी रेंज है जो ये शो करती है कि ये प्राइवेट आईपी है। तो वो रेंज आपको याद करनी है, सीधे सीधे याद कर लीजिएगा, इसमें कुछ समझने वाली चीज़ नहीं है। देखिए, जो अगर कोई आईपी एड्रेस लिखा हो जिसमें स्टार्टिंग में 169 हो, उसके बाद 254 हो, ये जो शुरू के 2 स्लॉट हैं उसमें ये हो, और आगे के 2 स्लॉट में कुछ भी मान लीजिए हो सकता है, ठीक है, कोई भी। लेकिन अगर स्टार्टिंग में ये 2 नंबर है 169.254, तो ये समझ लेना है कि ये निजी आईपी है, ठीक है, ये प्राइवेट आईपी एड्रेस है, ठीक है, ये प्राइवेट आईपी एड्रेस है, ये आपको ध्यान देना है। 169.254 के फॉर्मेट में अगर है, ये आपको याद करना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब हमारा आज का अगला प्रश्न है कि इंफ्रारेड डेटा एसोसिएशन संचार के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है, ठीक है। अब इसमें कुछ नहीं है, ये सीधी सी बात पूछ रहा है कि जो इंफ्रारेड कम्युनिकेशन होता है उसमें किस चीज़ की आवश्यकता होती है, किसमें, इंफ्रारेड कम्युनिकेशन में। आप कहोगे ये इंफ्रारेड कम्युनिकेशन क्या है, हम ये नहीं जानते। हमने देखा है कि हाँ, वाईफाई से हम संचार स्थापित कर लेते हैं और ब्लूटूथ से संचार स्थापित कर लेते हैं, डेटा शेयर कर लेते हैं। ये इंफ्रारेड क्या है, हम नई चीज़ें सुन रहे हैं। तो हम कहेंगे इंफ्रारेड नई चीज़ नहीं है, इंफ्रारेड पुरानी चीज़ है। आप कहोगे क्या, हम कहेंगे भैया आपके घर में जो रिमोट होता है वहाँ पे ऐसे छोटी सी एलईडी लगी होती है ना, इस पर आप क्लिक करते हो एकदम टीवी के सामने ले जाके, तो टीवी में कुछ ये सिग्नल भेजता है ना, तभी तो टीवी में परिवर्तन होता है। कुछ आपने डेटा भेजा ना कि हाँ चेंज करो, तो चेंज हो जाता है, वॉल्यूम अप करो, वॉल्यूम डाउन करो। तो ये क्या करता है, यही है इंफ्रारेड कम्युनिकेशन। यही क्या है, इंफ्रारेड कम्युनिकेशन। अच्छा ये बताइए, इसमें हम आपके व्यवहारिक ज्ञान से देखेंगे, अगर आप इसके बीच में एक दीवार रख देते हैं रिमोट के बीच में, तो रिमोट नहीं वर्क करता ना। आप ऐसे हाथ उठा के ऐसे टीवी के सामने कर दो, तभी वो चेंज होता है, ठीक है। ऐसे एकदम क्या करते हो, उसके स्ट्रेट लाइन में लाते हो, ठीक है। अगर बीच में कोई अवरोध होता है तो ये काम नहीं करता आपका रिमोट, आप सबको पता होगा, ठीक है, ये काम नहीं करता है, ठीक है। इसके एकदम सामने ऐसे रखना पड़ता है, और यहाँ पे एक एलईडी लगी होती है। जो इंफ्रारेड वाले रिमोट हो रहे हैं उनकी बात करें, आज तो डिजिटल एडवांस रिमोट आ गए हैं, ठीक है, जो बहुत सारे तरीकों से, अन्य तरीकों से कनेक्ट होते हैं। हम उस रिमोट की बात करें जिसमें ऐसे आगे छोटी सी एलईडी लगी होती थी, उस रिमोट की हम बात करें, ठीक है, इंफ्रारेड वाले रिमोट के छोटी सी ऐसे लाइट लगी होती है ना यहाँ पे, उसकी बात कर रहे हैं। तो उसको क्या होता था, एकदम टीवी के सामने ले जाना होता था, तभी चैनल परिवर्तित होता था, जो भी होता था, जो भी काम आपको करना होता था रिमोट से। और अगर इसके बीच में कोई अवरोध, कोई दीवार आ जाए, कुछ भी चीज़ आ जाए, तो ये वर्क नहीं करता था। और तब भी वर्क नहीं करता था अगर एकदम एग्जैक्ट सामने नहीं है चीज़ें। क्या करते थे आप, एकदम उसके सामने ले जाके ऐसे करते थे ना। यही होता है इंफ्रारेड कम्युनिकेशन। ये क्या होता है, ये इंफ्रारेड कम्युनिकेशन। तो इसमें 2 चीज़ें जरूरी होती हैं। आप कहेंगे क्या 2 चीज़ें जरूरी हैं, तो पहली चीज़ होती है, उसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट का क्या मतलब है, लाइन ऑफ साइट का मतलब है कि जैसे ये इसमें ट्रांसमीटर है, ये जो एलईडी है इसको बोलते हैं ट्रांसमीटर, यानी कि जो सिग्नल को भेज रहा है, ट्रांसमीटर। यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे होता है रिसीवर। टीवी में होता था क्या, रिसीवर, ठीक है, यानी कि एक डेटा भेजेगा, एक डेटा रिसीव करेगा, ठीक है। लाइन ऑफ साइट का मतलब है कि ये दोनों एक सीध में रहेंगे। ऐसा नहीं है कि ये ऐसे यहाँ पे रहेगा तो ये वर्क करेगा, नहीं, यहाँ से रिमोट नहीं वर्क करेगा, एक सीध में रहेंगे। इसी को बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। तो इंफ्रारेड कम्युनिकेशन में लाइन ऑफ साइट होनी चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है कि इंफ्रारेड ट्रांसीवर। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि देखिए,
आपका जो इंफ्रारेड ट्रांसीवर का मतलब है कि ये आपके एक जो आपका डेटा सेंड करेगा वहाँ पे एक इंफ्रारेड एलईडी होती है। क्या होती है? इंफ्रारेड एलईडी, छोटी सी लाइट होती है ना, इंफ्रारेड एलईडी होती है। ये क्या करती है? ये ट्रांसमिट करती है सिग्नल को, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे एक फोटो डायोड होता है। आपका जो रिसीवर होता है वहाँ पे क्या होता है? एक फोटो डायोड होता है, या फिर उसको फोटो डिटेक्टर भी बोला जाता है, ठीक है। फोटो डायोड लिख दे रहे हैं साफ साफ, फोटो डायोड होता है, ठीक है, जो कि डेटा को रिसीव करता है। डेटा सेंड करने के लिए ज़रूरी है और डेटा रिसीव करने के लिए ज़रूरी है। इसको क्या बोला जाता है? इन दोनों को बोला जाता है संयुक्त रूप से इंफ्रारेड ट्रांसीवर, ठीक है। अब ये हो गया, मतलब ये दो चीज़ें जरूरी हैं। व्यवहारिक चीज़ों से समझा दिए, पहले हमने आपको उदाहरण दिया आपके घर वाला, फिर उससे समझा दिया। अब आप कहेंगे अच्छा ये चीज़ें, और आपको पता होना चाहिए जो बहुत पुराने फ़ोन होते थे वहाँ पे जो डेटा शेयरिंग होती थी उसमें भी आपके इंफ्रारेड कम्युनिकेशन का यूज होता था। अब तो ब्लूटूथ, वाईफाई, इन चीज़ों से हम डेटा शेयर कर रहे हैं, लेकिन जो इंफ्रारेड होता था उससे भी ये चीज़ें होती थी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आपसे कभी पूछे कि इंफ्रारेड किस सिद्धांत पे वर्क करता है, तो लाइन ऑफ साइट पे वर्क करता है। दोनों चीज़ें सामने होनी चाहिए, जो एलईडी होगी वो सिग्नल देगी और वहाँ से एक फोटो डायोड होगा जो सिग्नल को रिसीव होगा, ठीक है। अच्छा, हम आपसे पूछे कि ये जो ब्लूटूथ होता है, एक सेकंड कहाँ आ गए हम लोग, हाँ, जो आपका ब्लूटूथ होता है वो किस पे वर्क करता है? तो ब्लूटूथ रेडियो तरंगों पे काम करता है। आपको ये याद रखना है, ब्लूटूथ किस पे काम करता है? तो ब्लूटूथ रेडियो तरंगों पे काम करता है, ठीक है। और ब्लूटूथ किस पे काम करता है? ब्लूटूथ रेडियो तरंगों पे काम करता है, ये आपको याद रखना है। अब बढ़ते हैं हम आपके प्रश्न की ओर। प्रश्न अगर आप देखें नहीं तो आंसर खुद ही बताएंगे। आंसर का क्वेश्चन क्या है? सॉरी, क्वेश्चन है कि इंफ्रारेड डेटा एसोसिएशन संचार के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है, ठीक है। बेसिकली वही मतलब है कि इंफ्रारेड जो है, जो डेटा ट्रांसफर होता है, उसके लिए किस चीज़ की आवश्यकता है। पहला पूछेगा मेश नेटवर्क, दूसरा कहेगा लाइन ऑफ साइट, तीसरा कहेगा एनएफसी टैग। एनएफसी तो एक अलग चीज़ है, ठीक है। एनएफसी जो है वो कम्युनिकेशन की एक नई चीज़ है। ब्लूटूथ पेयरिंग, ये भी तो ब्लूटूथ अलग चीज़ हो गई। तो इसमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? इसमें ज़रूरत होती है लाइन ऑफ साइट की, हमने अभी आपको। अब अगर यहाँ पे बात आ गई है एनएफसी की और बात आ गई है ब्लूटूथ की, तो इसको भी समझ लेंगे हम, ठीक है। एनएफसी क्या होता है? नियर फील्ड, इसको बोलते हैं नियर फील्ड कम्युनिकेशन, लिख लीजिएगा आप लोग। अब हम चार्ट बना के दोनों चीज़ों को समझा दे रहे हैं। एनएफसी और आपका हो गया, ये हो गया एनएफसी, ये हो गया बीटी मतलब ब्लूटूथ। ये दोनों क्या है? ये भी कम्युनिकेशन के लिए होती हैं, यानी कि संचार स्थापित करने के लिए होती हैं दो डिवाइसेस के बीच में। याद क्या करना है कि जो ब्लूटूथ होता है इसकी रेंज ज़्यादा होती है और एनएफसी की रेंज जो होती है बहुत कम होती है, ठीक है। और एनएफसी की स्पीड बहुत कम होती है, ये लगभग इसकी स्पीड 424 kbps होती है। और इसकी ब्लूटूथ के में जो शेयरिंग की स्पीड होती है डेटा लेने देने की, वो 2 MB से 50 MB के बीच होती है। लेकिन ब्लूटूथ में ये याद रखना है कि ब्लूटूथ जो है इसकी रेंज मीडियम होती है, मध्यम रेंज होती है, और इसकी रेंज जो होती है बहुत कम होती है। बहुत कम का मतलब ना कि 10 सेंटीमीटर से कम, जब जो डिवाइस होगी आपकी वो 10 सेंटीमीटर से कम होगी, तभी जो है आपका नियर फील्ड कम्युनिकेशन स्थापित होगा। 10 सेंटीमीटर से नज़दीक होगी, 10 से भी कम, ठीक है। तो इसका प्रॉफिट क्या है? एनएफसी का प्रॉफिट ये होता है कि पहले एक चीज़ समझिए, पहले प्रॉफिट बाद में बताएंगे, पहले समझेंगे कि है क्या, पहले आप अंतर समझिए, ठीक है। होता क्या है कि जो एनएफसी होता है ना, एनएफसी में जो है, जो नियर फील्ड कम्युनिकेशन होता है, इसमें डिवाइस में एक प्लेट लगी होती है। क्या लगी होती है? एक तांबे की कॉइल लगी होती है, तांबे की कॉइल लगी होती है। वो तांबे की कॉइल अपने चारों ओर एक मैग्नेटिक क्षेत्र जो है बनाती है। अब ये क्षेत्र कितना होता है? तो ये 10, आपका समझिए 10 सेंटीमीटर से कम होता है। अब इस 10 सेंटीमीटर के एरिया में जैसे ही कोई डिवाइस आएगी वो इससे कनेक्ट हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी? इससे कनेक्ट हो जाएगी। इसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेंज होती है इसकी, इस रेंज में जैसे कोई डिवाइस आएगी तो उस डिवाइस के अंदर क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल जाएगा, और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल जाएगा वो इससे क्या हो जाएगी? कनेक्ट हो जाएगी, और जो भी डेटा लेना देना होगा फटाक से हो जाएगा। ध्यान ये देना है कि 10 सेंटीमीटर से नज़दीक आनी होती है। ये यूज होता है आपका, जो आपकी पेमेंट वगैरह होती है, पेमेंट के लेन देन में ये एनएफसी नियर फील्ड कम्युनिकेशन का यूज किया जाता है। यहाँ किसी प्रकार के पेयरिंग की जरूरत नहीं होती है। पेयरिंग का मतलब जैसे आप जब ब्लूटूथ कनेक्ट करते हो तो पेयर करने के लिए पूछते हैं ना कि आप कनेक्ट करना चाहते हो कि नहीं कनेक्ट करना चाहते। फिर इसमें क्लिक करोगे, दूसरे फ़ोन में, दूसरे लैपटॉप जो भी चीज़ें हैं वहाँ पे क्लिक करोगे, फिर वो एक कोड देगा, उन चीज़ों को दोनों में मैच होगा तो आप क्लिक करोगे तो कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ कुछ नहीं होता। जैसे ही आप रेंज में आओगे जो भी आपका काम होगा वो फटाक से हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही आप रेंज में आओगे जो भी आपकी रिक्वेस्ट होगी वो हो जाएगी। पेयरिंग की जरूरत नहीं होती है। तो अगर इसमें से आपको सिद्धांत भी पता चल गया किस सिद्धांत पे किसका यूज होता है, तो इसमें आपका जो एनएफसी होता है इसमें मैग्नेटिक रेडियो फील्ड का यूज होता है। रेडियो फील्ड का, जो इसके चारों ओर ये रेडियो फील्ड बन रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की, उसी फील्ड से जो है इसमें डेटा का क्या होता है? ट्रांसफर होता है। लेकिन जो ब्लूटूथ होता है, ये एनएफसी की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। जो ब्लूटूथ होता है, ब्लूटूथ में हमने आपको बताया कि रेडियो वेव्स का यूज होता है। रेडियो वेव्स का यूज होता है। क्या किया जाता है? इससे पेयरिंग की जाती है। इसमें याद रखना, इसमें पेयरिंग नहीं होती, इसमें क्या होती है? पेयरिंग की होती है।
इसकी स्पीड, हाँ ब्लूटूथ की स्पीड ज़्यादा होती है, इसीलिए जो बड़ी फाइल्स होती हैं आपकी, ऑडियो फाइल्स हो गई, ऑडियो स्ट्रीमिंग हो गई, ठीक है, बड़ी फाइल्स का ट्रांसफर होगा वो ब्लूटूथ के माध्यम से होता है। ब्लूटूथ आप सब लोग यूज किए होंगे, लेकिन NFC के माध्यम से ऐसा कोई बड़ा डेटा का ट्रांसफर नहीं होता। छोटे पेमेंट्स हैं उनके लिए जो डेटा चाहिए वो चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। बाकी कोई बड़ा डेटा यहाँ, क्योंकि स्पीड ही बहुत स्लो होती है, ठीक है, तो बड़े लेवल का डेटा ट्रांसफर नहीं होता है। अब हम आशा करते हैं कि आप ब्लूटूथ NFC को भी समझ चुके होंगे, क्योंकि इंफ्रारेड कम्युनिकेशन आया था तो हमने सोचा कि आपको नियर फील्ड कम्युनिकेशन के भी बारे में बता दें। तीनों का सिद्धांत याद रखना है कि जो इंफ्रारेड कम्युनिकेशन है वो किस पे वर्क करता है, वो इस पे वर्क करता है, आपके लाइन ऑफ साइट पे वर्क करता है। और जो आपका NFC होता है, NFC जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो वेव फील्ड पे वर्क करता है, और ब्लूटूथ होता है वो रेडियो वेव्स पर वर्क करता है, ठीक है। आगे चलते हैं, हमारा आज का अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल डेटा लिंक लेयर पर संचालित होता है। कौन सा प्रोटोकॉल डेटा लिंक लेयर पर संचालित होता है, ये बताइए आपको। तो ये जो प्रोटोकॉल होता है उसको PPP बोलते हैं, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल जो होता है वो आपके डेटा लिंक लेयर पर वर्क करता है। अब देखिए हमने आपको बताया जो 7 लेयर्स है ना, जितने भी प्रोटोकॉल्स आ रहे हैं एक ही जगह पे जाके लिख लीजिए कि ये, हाँ ये है डेटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल है, ये नेटवर्क लेयर है, डेटा लिंक लेयर है, उसके सामने लिख लीजिए कि यहाँ पे ये प्रोटोकॉल है, यहाँ पे ये प्रोटोकॉल है, यहाँ पे ये प्रोटोकॉल है। हम कोशिश करेंगे आपको बना के दे भी देंगे टेलीग्राम चैनल पर किसी दिन, ठीक है, वो पूरा सिस्टम हम आपको बना के दे देंगे। अगर वो लेयर्स और सारे प्रोटोकॉल्स आप याद कर लोगे ना, दो मतलब 100% यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आना ही आना है। देख रहे हो आप कितना ज़्यादा क्वेश्चन है, तो हम आपको बना के दे भी देंगे, वैसे आप खुद बनाएंगे तो अच्छी बात है। तो ये याद रखना है कि जो डेटा लिंक लेयर में कौन सा प्रोटोकॉल संचालित होता है, तो PPP यानी कि पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। शायद हमें याद भी आ रहा है कि हमने पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल के बारे में स्टार्टिंग में बताया भी है किसी क्लास में, ठीक है, स्टार्टिंग में क्लास में बताया भी है जब हम उसकी चर्चा कर रहे थे लेयर्स की, ठीक है, OSI और TCP/IP लेयर्स की चर्चा की थी हमने। अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्रॉक्सी सर्वर को किस और नाम से जाना जाता है। प्रॉक्सी सर्वर को किस और नाम से जाना जाता है, ज़्यादा डिस्कशन करने की जरूरत ही नहीं। हमने बताया था कि गेटवे भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको गेटवे भी बोलते हैं, ठीक है। हमने बताया था ना गेट का काम करता है, आपका प्रॉक्सी सर्वर है, ये आपको ये इंटरनेट है, तो बीच में जब प्रॉक्सी सर्वर आ जाता है तो इसी से होकर आपका जो आपका रिक्वेस्ट करोगे इसके माध्यम से जाएगा, फिर जो रिस्पॉन्स देगा इस गेट के माध्यम से आप तक आएगा। हमने बहुत अच्छे से बताया था। हमारा आज का अगला प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क मानक CSDA में CD एक्सेस विधि का उपयोग करता है। ये क्वेश्चन छोड़ दीजिए, ये हम आपको कल बताएंगे क्योंकि नई चीज़ है, थोड़ा सा समझाने वाली चीज़ है, समझा करके कल खत्म कर देंगे। अगला है कि जो IP वर्जन 6 होता है एड्रेस, ठीक है, जो IP एड्रेस इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 होता है उसका जो एड्रेस होता है वो कितने बिट्स लंबा होता है, और जो IP4 का एड्रेस कितने बिट्स लंबा होता है हमने आपको बताया था। अब इसको आप कमेंट में करके आंसर बताइएगा ताकि हमें भी पता चले कि आप लोग कितनी सीरियसली ये क्लास फॉलो कर रहे हैं। आप चीज़ों को पढ़ रहे हो कि बस क्लास ही देख रहे हो, नोट्स बना रहे हो, रिवीजन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। नहीं कर रहे हो तो आपकी गलती है, क्लास देखने से कुछ नहीं होगा। अगर आप केवल क्लास देख रहे हो तो हम कह देंगे क्लास देखना बंद कर दीजिए, ठीक है। अगर आप अपना नोट्स नहीं बना रहे हैं, चीज़ों को नहीं रिवाइज कर रहे हैं, जो आज हम तीसरी ये 7वीं क्लास में हमें लगता है, अगर आप पहली दूसरी तीसरी क्लास नहीं रिवाइज करें तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे रिवीजन कर लीजिए। पढ़ाई कम करिए, रिवीजन ज़्यादा करिए। फोकस जब आपका रिवीजन होगा तो सिलेक्शन से आप नज़दीक जाएंगे। फोकस ये होगा कि मोर कंटेंट मोर कंटेंट मोर कंटेंट, नो रिवीजन, आप सिलेक्शन से दूर जा रहे हो। कंटेंट कम हो, रिवीजन ज़्यादा हो। बहुत ज़्यादा बुक्स आपको नहीं पढ़नी है, एक ही बुक पढ़ो, पढ़ते रहो, सब उसी से आएगा क्वेश्चन, ठीक है, सब क्वेश्चन उसी से आएगा। चलिए देखते हैं, तो इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि IP जो वर्जन 6 का एड्रेस कितना लंबा होता है, IP वर्जन 4 का एड्रेस कितना लंबा होता है। कल की क्लास में हमने बताया था, आज की क्लास में हम नहीं बताएंगे, ठीक है। और नीचे से कॉपी मत कर लीजिएगा कि अरे सर नीचे तो लिखा ही है, बस हम इसी को छाप देंगे। सीरियसली याद हो तभी कमेंट करिएगा, नहीं तो मत करिएगा कमेंट। अगला क्वेश्चन है कि प्रॉक्सी सर्वर का प्राइमरी वर्क क्या होता है। प्रॉक्सी सर्वर का काम अभी हमने बताया कि क्या होता है प्रॉक्सी सर्वर का काम। चलिए बताइए, इसका भी आंसर आप ही बताओगे। ऑप्शन 1 है कि उपयोगकर्ताओं के द्वारा उपयोगकर्ता और इंटरनेट के बीच प्रवेश द्वार के रूप में काम करता है। सभी संवेदनशील उपयोगकर्ताओं के उपयोगकर्ता डेटा को एनक्रिप्ट और सुरक्षित करता है। डेटा एनक्रिप्ट, देखिए क्वेश्चन कैसे रिपीट हो रहे हैं, ये फोकस करा करिए। प्रीवियस ईयर जब क्वेश्चन पढ़ा करिए फोकस करा करिए कि देखिए किसी पेपर में प्रॉक्सी सर्वर से रिलेटेड चीज़ें आई थी, अगर हम वहाँ पे ध्यान से पढ़ें तो अगले पेपर में जब ये आएगी तो हम यहाँ पे सही नहीं करेंगे कि हाँ भाई इंटरनेट, तीसरा क्वेश्चन आ रहा है प्रॉक्सी सर्वर के बारे में, और लगभग चीज़ें सेम है सब में थी। ये होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का महत्व। इसी कुछ ये जो क्वेश्चन हम आपको पढ़ा रहे हैं ना, कंप्यूटर के सारे चैप्टर जब खत्म करेंगे, जब आप बैठेंगे लेखपाल की परीक्षा में, किसी भी परीक्षा में, देखेंगे कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके 15 में से नॉर्मल पेपर आएगा ना, 10 से 12 क्वेश्चन इसी जितनी चीज़ें हम करवा रहे हैं बस यहीं से आ जाएंगी, और हम कम चीज़ें नहीं करवा रहे हैं, पर्याप्त आपके लिए करवा रहे हैं, ठीक है। इसका आंसर आपको पता ही होगा कि आंसर क्या होगा, ये कि ये क्या करता है, गेटवे है बिटवीन यूजर एंड इंटरनेट के, ठीक है, उपयोगकर्ता और इंटरनेट के बीच प्रवेश द्वार का काम करता है। अभी लास्ट क्वेश्चन में भी यही चीज़ें हम देखे थे। बढ़ते हैं अगला क्या है कि इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल क्या है। इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल क्या है, तो हमने बताया था कि जो आपका इंटरनेट होता है 2 सिस्टम से TCP/IP पे वर्क करता है और OCI लेयर पे वर्क करता है। तो जो इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है वो यही होता है,
TCP IP जो होता है आपका ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये इंटरनेट के स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर ये ए हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में काफ़ी कुछ हम चर्चा कर चुके हैं पहली, दूसरी या तीसरी क्लास में, जब हम ये शुरू किए थे इंटरनेट वाली क्लास तब। अगला है कि इंटरनेट पर कंप्यूटर की पहचान किसके द्वारा सुनिश्चित होती है। तो हमने बोला कि इंटरनेट पर आपकी पहचान IP एड्रेस के द्वारा सुनिश्चित होती है। इसकी भी चर्चा भी हमने पीछे की। देखिए, अगर हम एक बार 2-3 क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं तो बाकी देख रहे हैं हमारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं सेम टू सेम कॉन्सेप्ट पे, बस थोड़ा सा चीज़ों को समझने की जरूरत होती है। इंटरनेट पर कंप्यूटर की पहचान किसके द्वारा निश्चित होती है, तो IP एड्रेस पे। जिसको नहीं याद आ रहा होगा हम याद दिला दे रहे हैं। कभी कभी होता है ना, याद दिलाना जरूरी होता है, नहीं तो आप कहोगे सर आप भाग रहे हो, पढ़ा नहीं रहे हो। दिखाते हैं आपको, अभी हमने पढ़ाया था जहाँ पे IP एड्रेस और मैक एड्रेस के बारे में हमने आपको बताया था, वहीं पे इन चीज़ों को देखिए। IP एड्रेस हमने बोला नेटवर्क लेयर, या नेटवर्क पे जो है आपको क्या प्रोवाइड करती है, नेटवर्क पे जो है आपको पहचान दिलाती है। और ये कहाँ होता है, ये आपके प्राइवेट नेटवर्क पे, जो आपका प्राइवेट है और जो आपका इंटरनेट है वहाँ पे आपको IP एड्रेस प्रोवाइड करता है। और जो आपका मैक एड्रेस है वो आपका जो प्राइवेट नेटवर्क है वहाँ पे, हमने बोला आपका वाईफाई है, वहाँ पे जो डिवाइसेस प्राइवेट नेटवर्क में आप लोकल नेटवर्क कनेक्टेड है वो मैक एड्रेस, और जो इंटरनेट पे आप हैं तो वहाँ पे आपकी डिवाइस की पहचान क्या है, आपका IP एड्रेस है। ठीक है, बताए थे आपको। तो इस क्वेश्चन पे आते हैं हम फिर। कभी कभी होता है ज़रूरी हो जाता है चीज़ों को दिखाना, नहीं तो आप सोचोगे कि कहाँ पे पढ़ाया गया था, क्योंकि आपको याद नहीं रहता। आधे लोग तो ऐसे हैं कि जो हम पिछला क्वेश्चन 2 क्वेश्चन पहले पढ़ाए हैं वो ध्यान आपका पता नहीं कह रहा कहाँ रहता है, तो आप बहुत 2x पे करके वीडियो देखते हैं। देखिए, हम आपको एक बात और बता दे रहे हैं, अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, रिवीजन नहीं कर रहे हो, चीज़ें आपको नहीं पता है, तो वीडियो को 1x पे ही देखा करिए। आपको लगेगा कि यार टाइम ज़्यादा लग रहा है, दिमाग की जो आपकी कैपेसिटी होती है ना, वो भी उसकी भी जो रीड राइट यूनिट होती है, आप उससे ज़्यादा में चीज़ों को देखोगे, मज़ा बहुत आएगा। लगेगा कि यार बहुत 2 घंटे की चीज़ 1 घंटे में कवर कर लिए, याद कुछ नहीं रहता है। दूसरे दिन बैठोगे तो नील बटे सन्नाटा ही रहेगा, कुछ याद नहीं रहेगा। तो जिनको जो पहली बार पढ़ रहे हैं, जिनको कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता, 1x पे करके बढ़िया से देखा करिए और नोट्स बनाया करिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि IP कंप्यूटर में प्रयोग में लाई जाने वाली शब्दावली। IP का फुल फॉर्म पूछ रहा है बेसिकली एक ही। अब देखिए कैसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इन चीज़ों पे फोकस किया करिए। ठीक है, अब IP यहाँ पे भी पूछा था, IP कितनी बार पूछ के। IP का मतलब हमने क्या बताया, इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसके वर्जन भी बताए, वर्जन 4, वर्जन 6। ठीक है, तो IP क्या है, IP इंटरनेट प्रोटोकॉल हो गया। ठीक है, आ गया, एक सेकेंड, इंटरनल पे हमने टिक कर दिया, इंटरनल नहीं होगा, इंटरनेट होगा। ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल बोल सही रहे हैं, लेकिन वो टिक हमने गलत पे कर लिया। तो IP का मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल। आज का हमारा अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न हमारा है, एक सेकेंड, पढ़ ही नहीं रहा है आगे। हाँ, आ गया क्वेश्चन। 18वां क्वेश्चन है कि नियमों का एक स्थापित समूह जो यह निर्धारित करता है कि एक संचालन या एक नेटवर्क में विभिन्न उपकरणों के बीच डेटा को किस प्रकार प्रसारित किया जाएगा। मतलब वो कौन सा है प्रोटोकॉल से। देखो, नियमों का स्थापित समूह, हमने बताया कि नियम क्या होते हैं, नियम को ही इंटरनेट पे प्रोटोकॉल बोला जाता है। कौन सी सर्विस किस माध्यम किस नियमों पर होगी तो वो प्रोटोकॉल है। तो पूछ रहा है कि कौन सा प्रोटोकॉल है जो यह निर्धारित करता है कि एक ही नेटवर्क में विभिन्न उपकरणों के बीच डेटा कैसे ट्रांसफर किया जाएगा, कैसे प्रसारित किया जाएगा। तो इसका आंसर क्या है, आप लोग बताइए। इसका राइट आंसर होगा नेटवर्क प्रोटोकॉल। ऑप्शन से स्पष्ट है, जो नेटवर्क प्रोटोकॉल होता है उसका यही काम होता है कि डेटा को विभिन्न डिवाइसेस के मध्य में कैसे डेटा प्रसारित किया जाएगा, वो काम आपका नेटवर्क प्रोटोकॉल करता है। यहाँ पे ये राइट आंसर हो जाएगा आपका, क्या, नेटवर्क प्रोटोकॉल। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आज के अगले। एक सेकंड, 2 ऑप्शन सेम है क्या, नेटवर्क मीडिया ही सही है, ये नेटवर्क मीडिया लिखा हुआ है, तो ये नेटवर्क प्रोटोकॉल इसका आंसर हो गया हमारा। आज का अगला प्रश्न जो है 19वां प्रश्न है हमारा, TCP का पूर्ण नाम क्या है। TCP का बताइए फुल फॉर्म, तो आप सबको पता होगा। पहला ऑप्शन है ट्रांसमिशन कैरियर पैकेज, अगला है कि टर्मिनल कंट्रोल प्रोटोकॉल, फिर है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, फिर है ट्रांसपोर्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल। इतनी बार TCP पढ़ा चुके हैं कि अब आपके दिमाग में छप जाना चाहिए कि TCP का होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये सब ऐसे क्वेश्चन हैं जिनका रिपीट होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। अगला एक, इंटरनेट में प्रोसेस टू प्रोसेस संचार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है। प्रोसेस टू प्रोसेस संचार के लिए जिस प्रोटोकॉल का यूज होता है उस प्रोटोकॉल का नेम होता है ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल। जो आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल होती है उसमें क्या होता है, प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन होता है, ये आपको याद रखना है। अब हमारा आज का अगला प्रश्न है कि डायल अप लाइनों पर IP पैकेट रिले करने वाला पहला प्रोटोकॉल कौन सा था। तो इसका आंसर याद करना है कि जो आपकी स्टार्टिंग में डायल अप लाइनें हमने बताई थी ना, पहले डायल अप लाइनें आई थी, फिर उसके बाद हमने बताया था कि आपका अब वर्तमान में क्या है, अब हम ऑप्टिकल फाइबर देख रहे हैं। स्टार्टिंग में जो डायल अप लाइनें होती थी इसमें क्या होता था, जो आपकी टेलीफोन की लाइन होती थी उसी टेलीफोन की लाइन में आपका नेटवर्क इंटरनेट चलाने की सुविधा दे दी गई थी। लेकिन जब आप जो है इंटरनेट यूज करते थे तो फ़ोन नहीं चलता था, फ़ोन यूज करते थे तो इंटरनेट नहीं चलता था, बहुत स्पीड भी बहुत स्लो होती थी।
ठीक है। ये चीज़ें हमने डायल अप के बारे में बताया था। फिर हमने बोला था कि कई सारी टेक्नोलॉजी है और वर्तमान में आते आते हम ऑप्टिकल फाइबर पे पहुंच चुके हैं, ठीक है, जिसमें बहुत तेज़ी से डेटा ट्रांसफ़र होता है। और ऑप्टिकल फाइबर प्रकाश में, इसमें जो सिग्नल ट्रांसफ़र होते हैं वो प्रकाश के सिग्नल ट्रांसफ़र होते हैं। ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे वर्क करता है जो ऑप्टिकल फाइबर है। वहीं डायल अप जो था, इन सब में जो सिग्नल था वो इलेक्ट्रिक विद्युत के रूप में जो है विद्युत सिग्नल जो है चलते थे, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको पता है। डायल अप के बारे में पता है। ये उसी डायल अप के बारे में पूछ रहा है कि जो डायल अप था, अब जैसे आज में बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हो गए हैं, नई टेक्नोलॉजी है, नए टाइप के प्रोटोकॉल हैं। तो जब डायल अप सिस्टम आया था तो उसमें जो है पैकेट को भेजने के लिए, पैकेट को रिले करने के लिए, जैसे डेटा तो पैकेट में ही जाएगा, तो डेटा को पैकेट में भेजने के लिए कौन से प्रोटोकॉल का यूज होता था? तो इसका राइट आंसर है, उस प्रोटोकॉल का नाम था, यहाँ पे आंसर नहीं लिखा, SLIP, ठीक है। इसका नाम होता था सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। तो अब इतने ही क्वेश्चन थे हमारे, आज के सारे प्रश्न हो गए। आज की क्लास भी हमें लगता है 49-50 मिनट की है, और बीच में एक बार तो हमें लगता है 1 या 2 क्वेश्चन हमने रिपीट भी करवाए। रिपीट इसलिए करवाए क्योंकि हमें पता नहीं था, कन्फ्यूजन था कि क्वेश्चन कहाँ तक हुए हैं, ठीक है। बाकी क्लास कैसी लगी आप लोग जरूर बताइएगा। कोई सुझाव क्या हो सकता हो तो भी दीजिएगा। क्लास अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो नहीं सब्सक्राइब किए, जो सब्सक्राइब किए हैं वो आप लोग शेयर कर दीजिएगा कहीं ना कहीं, और वीडियो को लाइक किया करिए, कमेंट करके जो क्वेश्चन पूछे उनका आंसर दिया करिए, ताकि हमें ये पता चले कि आप क्लास के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं कि नहीं। जब आप क्लास के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो हमारा और बेहतरीन तरीके से आप लोगों को पढ़ाने का मन होता है और बेहतरीन कंटेंट देने का मन होता है, ठीक है। बाकी मिलते हैं फिर से किसी नई क्लास में आप लोगों के साथ।